नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवली, ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भुगतान संतुलन एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक सौदों का लेन देन होता है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उसका लेखा जोखा होता है। मैं फिर से दोहराता हूं, आप सुनिए फिर से ध्यान से। यानी एक देश के निवासियों के द्वारा दूसरे देश के निवासियों के साथ जो भी आर्थिक सौदों का लेन देन होता है ना, उसका एक लेखा जोखा जो है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। यह एक व्यापक धारणा है, व्यापक विचार है। ठीक है, अब मैं आपको ये परिभाषाएं हमने यहाँ लिखी है भुगतान संतुलन की। ठीक है, ये कितने वर्गर्स के शब्दों में क्या कहते हैं? एक देश का भुगतान शेष या भुगतान संतुलन। आप देखें ना, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। मैं कभी भुगतान संतुलन बोल रहा हूँ, कभी भुगतान शेष कह रहा हूँ, तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में हम भुगतान संतुलन अथवा भुगतान शेष को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट का मतलब हो गया भुगतान, बैलेंस का मतलब हो गया संतुलन, है ना। भुगतान का संतुलन यानी भुगतान संतुलन। ये बैलेंस को कहते हैं शेष। कितना बैलेंस रह गया, बैलेंस कितना है, तो शेष कितना है। ये चीजें ध्यान रखिएगा कि दोनों ही शब्द एक दूसरे के समान अर्थक हैं। हम चाहे भुगतान शेष कहें या भुगतान संतुलन, और मुझे भुगतान संतुलन ज्यादा कहना पसंद है। ठीक है, तो मैं भुगतान भी संतुलन कहूंगा, आप भुगतान शेष भी समझेंगे। एक देश का भुगतान शेष, भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशियों के में, है ना, तथा विदेशियों के बीच में किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा किंडल वर्गर की परिभाषा है। याद कर लीजिए इस परिभाषा को, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक दूसरी परिभाषा जेम्स और इनग्राम के शब्दों में है। क्या कहा है इन्होंने? भुगतान संतुलन या भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है, उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष संसार के मध्य एक निश्चित समय में किया जाता है। अब निश्चित समय की बात है, तो निश्चित समय का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष। और हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है, आपको मालूम नहीं है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य का जो समय होता है उसको हम वित्तीय वर्ष कहेंगे। जैसे 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022, ये जो समय कहलाएगा एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। समझ आ गया आपको? वित्तीय वर्ष। अब यहां पर हमने ये देखा कि भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों के द्वारा, एक देश की सरकार के द्वारा विदेशों में जो भी देनदारियां हैं, उसका जो विस्तृत लेखा जोखा है, उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। चलिए, भुगतान संतुलन की बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। भुगतान संतुलन होता कितने प्रकार का है? ठीक है, तो देखिए, भुगतान संतुलन 3 प्रकार का होता है। एक, संतुलित भुगतान संतुलन, जब हमारी लेनदारियां और देनदारियां दोनों बराबर हो तो संतुलित है, ना हमें लेना है ना देना है। मान लीजिए हम एक वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं, करोड़ रुपए की ना, है ना, ये विदेशों को भेज रहे हैं और बदले में 5,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं, है ना, ये विदेशों से मंगा रहे हैं। तो क्या लेना है क्या देना है? तो मतलब बिल्कुल इक्वल है हमारी देनदारियां और हमारी लेनदारियां। यानी जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं वो और जो हम पेमेंट करते हैं वो इक्वल है, तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड ये संतुलित है। समझ में आ गया होगा? कब होगा? जब किसी राष्ट्र की लेनदारियां और देनदारियां दोनों बराबर होती है, तो भुगतान संतुलन कैसा होता है? संतुलित होता है। ठीक है,
अब दूसरी बात जानिए, यदि हमारी यानी कि जो लेनदारियां हैं, रिसिप्ट पेमेंट हैं, ये कम हो, किससे? अंतरराष्ट्रीय पेमेंट के जो करने हैं हमने, तो हमारा जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ये इसको हम वीयू लिखेंगे, वीयू अनफेवरेबल। समझ में आ गया होगा? यानी कि भुगतान संतुलन विपक्ष में। इसमें क्या होगा? इसमें हमारी लेनदारियां कम हैं और देनदारियां ज्यादा हैं, अतः हमें विदेशों को भुगतान करना है। और आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, भूलिए मत, भुगतान संतुलन वर्ष के अंत में निश्चित रूप से संतुलित होता ही होता है। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए हमने जो लेना है वो 3,000 करोड़ रुपया है और हमें भुगतान करना है 4,000 करोड़ का, ठीक है? करोड़ तो ऐसे में 1,000 करोड़ रुपए हमें देना है, यानी माइनस है, ये देना है हमने। तो ये 1,000 रुपए हम कैसे चुकाएंगे? 1,000 करोड़ रुपए कैसे चुकाएंगे? तो इसके एक तो पहली बात यह है, इस मूल्य का आप विदेशों को सोना दे दो, सोना, गोल्ड। आज भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार सोना अर्जित करने का साधन। मैं आपको याद दिला दूं, 90 के दशक में हमारे पास इतना भी पैसा नहीं रह गया था कि हम 15 दिन की तेल आपूर्ति कर पाते, तभी तो उदारीकरण किया गया। 25 टन सोना विदेशों में गर्मी रखना पड़ा था भारत को। तो BU यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि अनफेवरेबल है तो इसमें हम क्या करेंगे? या तो सोना देंगे या जिस देश को हमने भुगतान देना है उस देश से अल्पकालीन ऋण लेंगे। तो विपक्ष में, अगर हमारी लेनदारियां कम और देनदारियां ज्यादा है तो भुगतान संतुलन विपक्ष में। चलिए अब देखते हैं पक्ष में कब होगा। तो इसको उल्टा कर लो, पक्ष में कब होगा, ठीक है? अब जैसे ये है ना, हमारा जो R है यानी रिसिप्ट पेमेंट है R, ये P से कैसा होना चाहिए? ये ज्यादा होना चाहिए, ये अधिक है, R अधिक है P से। मान लीजिए हमें लेना है 5,000 करोड़ और देना है 3,000 करोड़, ठीक है? तो हमें कितना? 2,000 करोड़ रुपया हम प्लस में हैं, जो कि विदेशों से आएगा, और हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है। तो भुगतान संतुलन 3 प्रकार का होता है। एक संतुलित भुगतान संतुलन, ठीक है? दूसरा पक्ष में, और तीसरा विपक्ष में। अब इसको पूरा लिख लेना भाई, यानी पक्ष में भुगतान संतुलन, विपक्ष में भुगतान संतुलन, पूरा लिखना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पक्ष में कब होगा? जब लेनदारियां होंगी। विपक्ष में कब होगा? जब देनदारियां होंगी। देना काहे में? सोना, रुपया, विदेशों की मुद्रा देनी पड़ेगी। लेना काहे में? सोना, अपने देश की मुद्रा मिलेगी। समझ गए? भुगतान संतुलन में 3 प्रकार की मदें, 3 प्रकार के सौदों को, सौदे कहेंगे, मदे भी कह दीजिए, सौदे भी कह दीजिए, बाकी एक ही है, ठीक है? 3 प्रकार के सौदे हम सम्मिलित करते हैं। एक तो होता है दृश्य मदे, दूसरा होता है अदृश्य मदे, और तीसरा होता है पूंजी अंतरण। अब दृश्य मदों में तो आयात और निर्यात आ गया, आयात व निर्यात। ये तो दृश्य, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है, वस्तु के रूप में जा रहा है तो दिखाई देगा। जैसे भारत है, आपको मालूम है ना, भारत बहुत सारी चीजों का आयात करता है, निर्यात भी करता है, ठीक है? तो आयात निर्यात वस्तु है ना, दिखाई देता है। अदृश्य मदों में सेवाएं आती हैं, सेवाएं
बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको विस्तार से ना। तो यहाँ पे दृश्य और अदृश्य मध्य अब कितनी सेवा जा रही, क्या मूल्य मिल रहा है, सेवाएं है ना, इनको विस्तार से बताएंगे। और ये पूंजीगत संपत्ति, देखिए व्यापार संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन में केवल आयात निर्यात को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जैसे एक देश का कितना निर्यात है और कितना कितना वो आयात कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है वो व्यापार संतुलन को बताएगा, ठीक है। अगर आयात और निर्यात बराबर है तो व्यापार संतुलन संतुलित कहलाएगा। यदि आयात ज्यादा है निर्यात कम है तो विपक्ष में कहलाएगा व्यापार संतुलन। और यदि निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो पक्ष में कहलाएगा व्यापार संतुलन, ठीक है। तो व्यापार संतुलन केवल आयात निर्यात से संबंधित रखता है, आयात निर्यात से संबंधित है, जबकि भुगतान संतुलन एक व्यापक धारणा है। भुगतान संतुलन में सभी दृश्य और अदृश्य यानी कि जो लेन देन है एक देश के दूसरे देश के साथ में, एक देश के निवासियों के साथ शेष विश्व के साथ जो लेन देन है, जो भी आर्थिक सौदों का आदान प्रदान होता है, उसका जो लेखा जोखा है एक वित्तीय वर्ष में, तो उसका विवरण। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या भेद है, क्या अंतर है? भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में भेद अथवा अंतर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और निश्चित ही आपको परीक्षा में ये 3 अंक का या 4 अंक का आपको प्राप्त होगा। आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, यानी भुगतान शेष व्यापार शेष में अंतर। तो व्यापार संतुलन जो है एक व्यापक धारणा है, जबकि भुगतान संतुलन एक संकीर्ण अवधारणा है। भुगतान संतुलन में हम दृश्य, अदृश्य तथा पूंजी अंतरण को सम्मिलित करते हैं, जबकि व्यापार संतुलन में हम केवल दृश्य मदे अर्थात आयात और निर्यात को ही सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार से भुगतान संतुलन जो है उसका ही एक अंग व्यापार संतुलन है। देखिए इसमें दृश्य मदे इसमें है, तो दृश्य मदे केवल व्यापार संतुलन में तो दृश्य मदे होती है, ठीक है। इसमें अदृश्य मदे भी है और पूंजी अंतरण भी है। पूंजी का आदान प्रदान जो होता है, एक देश दूसरे देश को पूंजी का आदान प्रदान करता है, तो वो व्यापार संतुलन में, इसलिए ये व्यापक धारणा है और ये अपेक्षाकृत संकुचित धारणा है। दूसरी बात, भुगतान संतुलन एक निश्चित समय अवधि में समस्त आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा है, जबकि व्यापार संतुलन अंतरराष्ट्रीय आयात और निर्यातों का लेखा जोखा होता है, ठीक है। तीसरी बात, भुगतान संतुलन का आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी सरकार हो, वो आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए भुगतान संतुलन पर पहले ध्यान रखेगी, क्योंकि भुगतान संतुलन का देश की उत्पादन क्षमता पर, देश के रोजगार पर, देश की राष्ट्रीय आय पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। और हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन का महत्व है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत कम है भुगतान संतुलन की तुलना में। भुगतान संतुलन वर्ष के अंत में संतुलित होता है और इसे व्यापार शेष द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हमारे निर्यात ज्यादा है, आयात कम है और हमारा भुगतान संतुलन विपक्ष में है, तो हम जो शेष हमारा व्यापार संतुलन है उससे, अधिशेष जो है उससे इसको संतुलित नहीं कर सकते। लेकिन यदि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है तो उसे भुगतान संतुलन द्वारा संतुलित किया जा सकता है। अर्थात भुगतान संतुलन के द्वारा जो हमारे अधिक आयात हमने किया है उनका भुगतान हो सकता। तो यहाँ पर यही ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष के अंत में भुगतान संतुलन संतुलित होता है, क्योंकि अगर हम भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है,
अर्थात हमारी देनदारियां ज़्यादा है और हमारी लेनदारियां कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें या तो विदेशों को उनकी मुद्राएं देनी है या फिर हमें विदेशों को स्वर्ण देना है। ठीक है। और यहाँ व्यापार संतुलन को भुगतान संतुलन में यदि हमारे पास अधिक है, यानी भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है, तो उस भुगतान संतुलन से हम व्यापार संतुलन को निपटा सकते हैं, यानी उसको संतुलित कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे संक्षिप्त यही कहूंगा कि भुगतान संतुलन का ही एक अंश है, एक अंश व्यापार संतुलन है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। व्यापार संतुलन क्या है? एक समय अवधि में देश के कुल निर्यातों और आयातों का जो शेष है उसको व्यापार शेष कहेंगे। और भुगतान संतुलन क्या है? एक वित्तीय वर्ष की अवधि में या एक समय अवधि में किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ समस्त आर्थिक लेन देन, यानी कि जो सौदे हैं उनका जो अंकित लिखित विवरण है वो भुगतान संतुलन है। आपको समझ आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसको इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे करके याद कर लेंगे। आपके परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम आगे आपको समझाएंगे भुगतान संतुलन में सम्मिलित होने वाली कौन कौन सी मदें होती हैं। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? भुगतान संतुलन में जो मदें सम्मिलित होती हैं उसमें दो प्रकार की मदें सम्मिलित होती है, दो प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है चालू खाता जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, दूसरा होता है पूंजी खाता जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो प्रकार की मदें होती हैं। तो सबसे पहले हम चालू खाते की मदद देखते हैं, करंट अकाउंट की मदद देखते हैं। अब ये करंट अकाउंट में और इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ इसमें होता है देनदारियां अर्थात जमा जिसको हम क्रेडिट कहते हैं, दूसरी तरफ होता है लेनदारियां मतलब क्रेडिट बोलते हैं जिनको, यानी कि चालू खाते में बाईं ओर लेनदारियां और दाईं ओर देनदारियां जिनको हम क्रेडिट कहते हैं और दूसरी तरफ डेबिट कहते हैं। ये बैंक के साथ भी यही होता है। बैंक की पासबुक में एक तरफ क्रेडिट होता है, दूसरी तरफ डेबिट होता है। जो आप लेते हैं वो क्रेडिट, जो जमा करते हैं वो डेबिट। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा। पहली बात, एक देश दूसरे देश को वस्तु का निर्यात करता प्रत्यक्ष, जैसे गेहूं, चावल, चाय वगैरह, मशीनरी वगैरह, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह, दुनिया भर की और बहुत सारी वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। तो जब एक देश से वस्तुओं का निर्यात होता है तो उस निर्यात के बदले हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, अर्थात उसको निर्यातों के मूल्य को हम लेनदारियों में लिखेंगे। और जो आयात एक देश के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें उनके मूल्य को, आयात के मूल्य को हम देनदारियों वाले उसमें लिखेंगे। इसके बाद है सेवाओं का निर्यात। ठीक है, सेवाओं का निर्यात। तो देखिए हमारी जो स्वदेशी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं भारत की, विदेशों में काम कर रही हैं, वो अपना कैपिटल लगा के वहाँ काम कर रही हैं, तो वहाँ से उनको बहुत आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो जो भी विदेशी कंपनियां, जो हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं, व्यापारिक कंपनियां हैं, वो विदेशों में जाके जो सेवाएं करती हैं, उन सेवाओं के बदले में जो आय प्राप्त होती है उनको हम लेनदारी में लिखेंगे। और जो विदेशी कंपनियां हैं जिनकी सेवाएं, जो अपनी सेवाएं हमारे देश में दे रही हैं, उनका जो मूल्य है, प्रदत्त मूल्य है उनका, उसको हम देनदारी वाले कॉलम में लिखेंगे, अर्थात डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद विशेषज्ञों की जो सेवाएं हैं, हमारे देश के जो भी विशेषज्ञ लोग होते हैं वो विदेशों में जाके अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, वैज्ञानिक हैं। ठीक है ना, आजकल तो भारत में तो सेवाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत जो है विकास की ओर अग्रसर है। अब जैसे जैसे विकसित होता जाता है
कृषि से हमारी निर्भरता कम होती है और हमारी जो निर्भरता है किस पर बढ़ती है, सेवाओं पर बढ़ जाती है। तो आज तो विदेशों में हमारे भारतीय मूल के, है ना, लाखों लाख छात्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको तो ज्ञात होगा ना, आपको ज्ञात है कि अमेरिका में अगर सारे भारतीयों को इंडिया बुला लो तो अमेरिका में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक। तो हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं वो विदेशों में सेवाएं देते हैं, सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको आय प्राप्त होती है, उनको हम लेनदारों में लिखेंगे। और जो विदेशी विशेषज्ञ होते हैं जो हमारे देश में आकर हमारे हित में सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको हम उनकी जो सेवाओं का मूल्य है उसको लेनदारियों यानी कि देनदारियों में लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा विदेशियों द्वारा की गई यात्राएं। अब देखिए, पर्यटन होता है, पर्यटन के दृष्टि से विश्व के बहुत सारे राष्ट्र हैं ऐसे, है ना। जाने कितने लोग स्वीडन जाते हैं, पर्यटन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड, कश्मीर कहलाता है। अब हमारे पास तो कश्मीर है, हमारे पास तो उत्तरांचल है, हमारे पास तो शिमला है, हरियाणा है। आप समझ लीजिए कि यहाँ राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, ये प्राचीन सिटियाँ हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिससे घूमने के लिए विदेशी आते हैं और अपने साथ विदेशी मुद्रा लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे देश के लोग विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, है ना। आज तो जैसे जैसे हमारे लोग कहिए उनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे वो विदेशों में ही जाके अपने सारे कार्य, यहाँ तक कि शादियाँ भी है ना। देखते हैं ना कैसे कैसे कितनी बड़ी बड़ी शादियाँ विदेशों में हो रही हैं, विदेशों में हैं। तो विदेशी जो यात्राएं हैं पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, है ना, चाहे वो चिकित्सा के लिए हो, तो विदेशी जो यात्राएं हमारे लोग करते हैं उनकी तो हम देनदारियों में लिखेंगे। और जो विदेशी आते हैं और जो हमारी यात्राओं का प्रयोग करते हैं, विदेशी हम, है ना, यात्री आएंगे, तो वो उनका जो है उनसे उनकी लेनदारियां हम इधर लिखेंगे। बहुत सारे स्कॉलर आते हैं पढ़ने के लिए भारत में, बहुत सारे लोग आते हैं भारत में चिकित्सा के लिए सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। आपको शायद ताज्जुब होगा कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में भारत एक हब बन रहा है। आप समझते हैं इस बात को? हब बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं विदेशों की तुलना में सस्ती है। और मजे की बात ये देखिए कि विदेशी आते हैं और चले जाते हैं और चिकित्सा भी करा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी उनका खर्च होता है वो उनके देश में होने वाले खर्च की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए तो विदेशी लोग यहाँ इलाज कराते हैं। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है ना। चलिए, तो विदेशियों द्वारा की गई यात्राएं, उनको वो हमारे देश में आएंगे तो हमें उनसे आय प्राप्त होगी, तो उसको हम लेनदारी में लिखेंगे। और हमारे स्वदेशी लोग विदेशों में जाते हैं, है ना, वो भी अनेक पर्पज से जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, चिकित्सा के लिए भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि विदेशों में जाके हमारे लोग चिकित्सा नहीं कराते हैं। ठीक है, तो उनको उनकी जो यात्राएं हैं, जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, तो उनकी जो यात्रा है, उनका जो खर्च है, वो विदेशी हम देनदारियों में लिखते हैं। इसके बाद एक घरेलू यातायात का विदेशियों द्वारा प्रयोग अगर करेंगे तो निश्चित उससे हमें अर्निंग होगी, आय प्राप्त होगी, तो लेनदारियों में होगा। और हमारे लोग जब विदेशी यातायात का प्रयोग करेंगे तो उससे वो देनदारियों में लिखा जाएगा, उससे विदेशियों को आय प्राप्त होगी। विदेशों से स्वदेशी निवेश पर प्राप्त आय, यानी हमारे जो उद्यमी हैं, हमारी जो सरकार है, वो विदेशों में जाके निवेश करती है, तो उस पर हमको जो आय मिलती है वो लेनदारियों में लिखेंगे। इसी प्रकार से विदेशी जो हैं हमारे देश में आके निवेश करते हैं। निवेश का मतलब विनियोग का मतलब उद्योग धंधे लगाना। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी लोग
अपने देश की पूंजी लाते हैं, हमारे उद्योगों में लगाते हैं, ऐसे ही हम लगाते हैं विदेशों। तो जो विदेशों में हम लगाएंगे उस पर आय मिलेगी। और यदि विदेशी हमारे देश में लगाएंगे, जैसे अब देखिए ना, कोका कोला है, कोका कोला आप भी पीते, पेप्सी आप भी पीते, मैं भी पीता हूँ, है ना। तो पेप्सी एक बहुत बड़ा लाभ का धंधा है। अभी आप गुरु रामदेव जी को सुनते हैं ना कभी कभी, क्या कहते हैं, अपने देश का पानी और 10 रुपए बोतल। खैर ये छोड़िए, ऐसा तो हर जगह होता है। हमारे लोग विदेशों में जाके कमाते, विदेशी हमारे देश में आके कमाते हैं, तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, स्वदेशों से यानी विदेशों से स्वदेशी निवेश पर जो आय मिलेगी, और विदेशी निवेश पर जो आय हमारे देश में उनको प्राप्त हो रही है, तो अमेरिका के बहुत अमेरिकी कंपनियां हैं, ब्रिटेन की कंपनियां हैं, जापान की कंपनियां हैं, फ्रांस की कंपनियां हैं, रूस की कंपनियां हैं, तो हर देश की कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। तो इन कंपनियों की जो आय है वो हमारी देनदारी में जाती है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मतलब ये लेके जाते हैं, भैया इनके कारण हमारे लोगों को रोजगार भी मिलता है और आय भी प्राप्त होती है, हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, समझ गए। प्रत्येक देश चाहता है कि विदेशी लोग आए, अपने देश की पूंजी लाए, हमारे देश में निवेश करें, जिसको हम कहते हैं FDI, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हर देश चाहता है, ठीक है। और जिस देश में जितना ज्यादा निवेश होगा उस देश का आर्थिक विकास उतना तेज होगा। और चीन और भारत में तो प्रतियोगिता हो रखी है क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्वदेश में विदेशी सरकारों द्वारा खर्च। तो विदेशी सरकारें बहुत खर्च करती है, अपने दूतावासों पर बहुत खर्च करती है, विदेशी यात्राओं पर, राजनयिक यात्राओं पर बहुत खर्च होता है। अब मोदी जी जाते हैं अमेरिका, जापान, तो क्या खर्च नहीं होता है? होता है। तो वो खर्च, अब जैसे हमारे लोग विदेशों में जाएंगे तो खर्च होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे विदेशी सरकार का, यानी कि स्वदेशी सरकार का विदेशों में खर्च, तो ये देनदारियों में। और यदि विदेशी सरकारें हमारे देश में खर्च करती हैं तो वो लेनदारी में। नेक्स्ट है विदेशों से प्राप्त दान और उपहार। तो देखिए, एक देश दूसरे देश को आर्थिक सहायता देता है। जैसे आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में भारत ने 100 बसें भेजी, और ये हमारा पास में नेपाल जब भूकंप आया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की सहायता दी उनको। तो ये एक तरीके से दान उपहार जो मिलता है, जो विदेशों से आता है। और ये कब आता है? तो कोई संकट आता है, कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है ना, तभी तो आएगा। तो उसी समय जो है ये विदेशी से जो दान और उपहार मिलता है तो वो हमारी लेनदारियों में आ गया, और जो हम विदेशों में दान उपहार दे रहे हैं वो लेनदारियों में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश में मिश्रित, विदेशी मिश्रित खर्च, और विदेश में स्वदेशी मिश्रित खर्च। तो जो स्वदेशी मिश्रित खर्च है, जो भी अन्य खर्चे हैं, वो विदेशों में हम करते हैं तो वो उनकी देनदारियां हो गई, और यदि वो हमारे यहाँ के अन्य खर्च करते हैं तो वो हमारी लेनदारियां हो गई। तो ये चालू खाता क्या रहता है, और इसमें ये मदद सम्मिलित होती है, याद कर लीजिए, है ना। जहाजरानी कहते हैं, है ना, बहुत सारी सेवाओं का मूल्य, किसी भी प्रकार की सेवाएं, निर्यातों का मूल्य, किसी भी प्रकार का निर्यात, ठीक है। पर्यटन इसी में आ जाएगा, यातायात इसी में आ जाएगा, जहाजरानी इससे प्राप्त आय लेनदारियों में आ जाएगी, विदेशी सरकारों द्वारा किया गया व्यय लेनदारियों में आ जाएगा, है ना, दान और उपहार लेनदारियों में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिए, और यही चीज़ें यदि हम विदेशों में भेज रहे हैं, है ना, या विदेशी हमको दे रहे हैं, तो वो उनकी देनदारी में आ जाएगी। तो ये चालू खाता था। अब हम पूंजीगत खाते की, पूंजी खाते की जो मदें होती हैं भुगतान संतुलन में, उनकी हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहली जो मद है वो है विदेशी निजी ऋणों की वापसी। मान लीजिए विदेश में हमारे लोगों ने, हमारी कंपनियों ने ऋण दे रखा है, तो वहां से जो ऋण हमको वापस आते हैं तो वो चीज है ये, ठीक है। इसको हम, यानी जो पूंजी हमने विदेशों में दे रखी है ऋण के तौर पे, उसकी जो वापसी होती है हमारे लिए, तो वो हमारी लेनदारियों में आती है। और जब हम स्वदेशी ऋणों को वापस करते हैं तो वो देनदारियों में जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बैंकिंग पूंजी का आंतरिक प्रभाव। बहुत सारे बैंक होते हैं, विदेशी बैंक भी होते हैं। तो विदेशी जो मतलब बहुत सारे बैंक होते हैं, तो बैंकों की जो विदेशी बैंकों की और यानी कहिए कि अन्य बैंक हैं, तो उनकी जो पूंजी है वो उसका जो आंतरिक प्रभाव होता है, ठीक है, आंतरिक क्षेत्र में जो वो आती है, तो वो भी जो हमारी एक तरीके से लेनदारियों में सम्मिलित होती है। और हमारे जो विविध बैंक हैं वो पूंजी का प्रभाव बाहर करते, दूसरे देशों में करते, तो बाहरी प्रभाव तो वो देनदारियों में जा रहा है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र द्वारा जो प्राप्त ऋण हैं, हमारी जो सरकार है वो विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या विकसित राष्ट्रों से अगर ऋण लेती है तो वो लेनदारियों में लिखे जाएंगे। और सरकारी क्षेत्र के ऋणों का जो भुगतान है, सरकार के जो ऋण है, उन ऋणों का जो भुगतान है, जिनसे भी लिया है उनको भुगतान करना है, तो वो देनदारियों में जाएगा। ठीक है। रिजर्व एवं मौद्रिक स्वर्ण प्राप्तियाँ, बहुत सारे हमारे रिजर्व रहता है कहीं, वो हमें प्राप्त होता है तो हमारी लेनदारियों में, और यदि इस प्रकार का रिजर्व हमारे यहाँ है तो वो देनदारियों में जाएगा। इसके अलावा स्वर्ण क्रय, हमारे लोग और हमारी सरकार अनेक बार विदेशों से स्वर्ण क्रय करती है, तो वो लेनदारियों में, और यदि स्वर्ण का विक्रय किया जा रहा है तो वो देनदारियों में लिखा जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां, जो भी पूंजीगत प्राप्तियां हमको हो रही है विदेशों से, तो वो लेनदारियों में लिखा जाएगा। और पूंजीगत भुगतान जो कि हम विदेशों में कर रहे हैं तो वो देनदारियों में लिखा जाएगा। तो ये चालू खाते की मदें होती हैं जो कि भुगतान संतुलन का अंग होती हैं। भुगतान संतुलन में दो प्रकार की मदें सम्मिलित होती है, एक चालू खाते की मदें, दूसरा पूंजीगत खाते की, पूंजी खाते की मदें। तो इनको जरा थोड़ा सा याद कर लीजिए, और एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाए भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं और भुगतान संतुलन में कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती है, तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे और अच्छे नंबर आपको मिल पाएंगे। ये वीडियो जरा थोड़ा लंबा हो गया है, आपको धीरज बना के रखना है और वीडियो को अंत तक देखना है ना। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हालांकि ये कहना आवश्यक नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उस पर कमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। आपके कमेंट का, आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार है, ताकि मैं आपकी पसंद के वीडियो बना सकूं। और मेरी आशा यही है, मुझे आपसे कहिए, मेरे ख्याल से सभी ऐसा बोलते होंगे, लेकिन आप देखिएगा, हम मेहनत करते हैं और जो मेहनत करते हैं वो आप ही के लिए करते हैं, ठीक है। और इस समय उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि अपने एक यादगार छोड़ने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका स्वागत है।